हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से आपकी पढ़ाई भी चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, मैं भारती गौतम एक बार फिर आप सभी के सामने हूँ एक नए वीडियो लेक्चर के साथ। आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है। हम लोग आज जिस आज़ादी की हवा में सांस ले रहे हैं, हमें पता होना चाहिए कि वो आज़ादी हमें कैसे मिली है। कितने स्ट्रगल्स के बाद, कितने संघर्षों के बाद आज हम इस आज़ादी की हवा में सांस ले रहे हैं, इस बारे में हमारा जानना बहुत ज़रूरी है। हमारी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स हमें ये चैप्टर दे रही हैं, जो कि है हमारा नेशनलिज्म इन इंडिया। क्लास 10th का टर्म 2 का ये चैप्टर है और ये चैप्टर मैं पूरी कोशिश करूंगी आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने की, बिकॉज इसमें से काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिससे हम बहुत ज़्यादा फेमिलियर होते हैं। हमें काफ़ी सारी पर्सनालिटीज़ के बारे में पता होता है, काफ़ी सारे इवेंट्स के बारे में पता होता है, इसलिए चीज़ों को याद रखने में हमें कोई मुश्किल नहीं आएगी। लेकिन फिर भी अपनी टेक्स्ट बुक को अपने साथ लेकर बैठिएगा ताकि कोई भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप मिस न कर दें। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, दैट इज नेशनलिज्म इन इंडिया। क्या है ये नेशनलिज्म? हम लोग नेशनलिज्म बोल रहे हैं, बट व्हाट इज नेशनलिज्म? इससे पहले हम लोगों ने द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, हमने ये चैप्टर पढ़ा है। हम लोग जानते हैं राष्ट्रवाद का मतलब होता है अपने देश से प्यार की भावना। हम अपने देश से कितना प्यार करते हैं, हमारे लिए जो हमारे देश के लिए हमारे अंदर एक भावना होती है, पेट्रियोटिक फीलिंग जो होती है, उसको हम लोग राष्ट्रवाद कहते हैं, नेशनलिज्म कहते हैं। ये हम सबको पता है कि यूरोप में भी जैसे जैसे नेशनलिज्म बढ़ने लगा, लोगों के अंदर ये फीलिंग स्ट्रॉन्ग होने लगी, तो काफ़ी सारे स्टेट्स और काफ़ी सारे नेशंस जो है उभरने लगे और लोग अपनी पेट्रियोटिक फीलिंग को आगे दिखाने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें किया करते थे। जस्ट लाइक कुछ लोग सॉन्ग्स लिख के करते थे, कुछ लोग पोएम्स लिखा करते थे, अलग अलग फ्लैग्स डिज़ाइन होने लगे। इस तरीके से लोग जो है वो अपनी पेट्रियोटिक फीलिंग्स को दिखाने लगे। हमने काफ़ी सारे नेशंस के बारे में हमने पढ़ा था यूरोप वाले चैप्टर में, लेकिन हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि इंडिया में ये किस तरीके से आगे बढ़ा, लोगों के अंदर ये फीलिंग किस तरीके से स्ट्रॉन्ग हुई इंडिया में। आप सभी लोगों ने 1857 के रिवॉल्ट के बारे में ज़रूर सुना होगा। 1857 का जो रिवोल्ट है वो हमारे इस चैप्टर में नहीं है, बट एक छोटी सी शुरुआत के साथ मैं आप लोग को ज़रूर बताना चाहूँगी कि 1857 का रिवोल्ट आखिर था क्या। 1857 का जो रिवोल्ट था उसे हम फर्स्ट इंडियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल बोलते हैं। पहली बार लोगों ने अपनी स्वतंत्रता के लिए आगे बढ़ा, एक संघर्ष किया। तब ब्रिटिशर्स को लगा था कि वो इंडिया पर से अपना कंट्रोल खो देंगे, लेकिन उस टाइम ऐसा नहीं हुआ। भले ही 1857 के रिवोल्ट के और भी बहुत से रीज़न हैं, लेकिन एक रीज़न ये भी है कि लोग उस समय स्वतंत्रता चाहते थे, इंडिपेंडेंस चाहते थे ब्रिटिशर्स से, और यही जो है हमारा फर्स्ट इंडियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल कहलाता है। लेकिन फ्रेंड्स, उस टाइम हमें इंडिपेंडेंस नहीं मिली। इसके लिए एक शुरुआत थी 1857 का रिवोल्ट, लेकिन एक बहुत लंबी जंग और एक बहुत लंबा संघर्ष अभी भारतीयों को करना था इंडिपेंडेंस लेने के लिए। इसके बाद फ्रेंड्स हम लोग पहुंचते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम। 1914 से 1918 के बीच आप सभी को पता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का जो सीधा सीधा इम्पैक्ट है वो इंडिया पर भी बहुत ज़्यादा पड़ रहा था। जो इकोनॉमिक कंडीशंस थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। सोशल कंडीशन, इकोनॉमिक कंडीशंस जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। ख़राब इसलिए हो चुकी थी क्योंकि जो वॉर वेजेस थे, जो खर्चा था, डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ता जा रहा था, और जब खर्चा बढ़ रहा था तो उस खर्चे को निकालने का तरीका कौन थे? इंडियंस थे। इंडियंस के ऊपर टैक्सेस को बढ़ाया जाने लगा, जो लोन्स थे उनको बढ़ाया जाने लगा। वॉर लोन्स जो ब्रिटिशर्स ले रहे थे वो कहाँ से निकाला जा रहा था? वो इंडियंस से निकाला जा रहा था। इंडियंस पर टैक्स बढ़ा दिए गए। इसके ऊपर से एक नया टैक्स ला दिया गया जो था इनकम टैक्स। इनकम टैक्स को उस टाइम इंट्रोड्यूस किया गया। ये सारी चीज़ें की गई, लेकिन ब्रिटिशर्स सिर्फ यहीं पर नहीं रुके। इसके बाद भी जो है लोगों ने बहुत सी चीज़ें की। उन लोगों ने जब उनकी फौज जो थी उसमें जब लोगों की कमी पड़ने लगी, यानी कि सोल्जर्स की कमी जब होने लगी, तो उन्हें डिफरेंट विलेजेस से लोगों को फोर्सली रिक्रूट करना शुरू कर दिया, ताकि लोग जबरन भर्ती किए गए और उनको जो है लड़ाई करने के लिए, वॉर के लिए भेजा जाने लगा।
ये वही टाइम पीरियड था जिस टाइम इंडिया में क्रॉप्स जो है बुरी तरीके से फेल हो चुकी थी, फूड शॉर्टेज बहुत ज़्यादा हो चुका था। मतलब कंडीशन एक तरफ से ख़राब नहीं थी। कहते हैं ना, जब दुख आता है तो हर तरफ से आता है। उस टाइम इंडियंस की कंडीशन कुछ ऐसी ही हो गई थी। एक तो ब्रिटिशर्स जो है उनके ऊपर टॉर्चर कर रहे थे, और ऊपर से नेचर का जो टॉर्चर था वो अलग से हो रहा था। क्रॉप्स पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, फूड्स की शॉर्टेज हो चुकी थी। एंड इसके अलावा उस टाइम एपिडेमिक फैला हुआ था जो कि था इन्फ्लुएंजा। फ्लू उस टाइम बहुत ज़्यादा फैला हुआ था, तो लोगों की हेल्थ कंडीशन भी कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। तो फ्रेंड्स, कुल मिला के देखा जाए तो सोशल कंडीशन, हेल्थ कंडीशन, इकोनॉमिक कंडीशन सब तरीके से खराब थी। तो ऐसे में लोगों के लिए बहुत ज़रूरी था कि सारे लोग जो है वो इकट्ठे हों, क्योंकि लोगों के अंदर गुस्सा तो था, लेकिन उस गुस्से को किस तरीके से आगे फेस किया जाए, उस गुस्से को किस तरीके से दिखाया जाए, वो रास्ता लोगों के पास नहीं था। लेकिन हमारी स्टार्टिंग अगर मैं आपको बताती, अगर मैंने आपको नहीं बताया, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ, जो कांग्रेस पार्टी थी हमारे टाइम, उस टाइम पर एकमात्र हमारी जो पॉलिटिकल पार्टी थी वो थी कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी उस टाइम ये सभी ग्रुप्स को, जो सारे ग्रुप्स थे, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो इंडिपेंडेंस के टाइम पर हर ग्रुप की हालत जो है वो बिल्कुल एक जैसी थी, और यही चीज़ सब में कॉमन थी कि सभी लोग ब्रिटिशर्स से बहुत ज़्यादा परेशान थे। इस वजह से गांधी जी के अंडर में कांग्रेस इन सभी ग्रुप्स को जो है वो यूनाइट करना चाहती थी, और यूनाइट करके एक ऐसा मूवमेंट वो लोग स्टार्ट करना चाहते थे जिसमें ये सभी लोग पार्टिसिपेट कर सके और इंडिपेंडेंस के लिए एक अच्छा खासा स्ट्रगल जो है वो शुरू किया जा सके। तो आई होप आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि नेशनलिज्म की फीलिंग स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर किस तरीके से इम्पॉर्टेंट था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने लोगों को इस तरीके से प्रेशराइज कर दिया था कि उनका गुस्सा बहुत बुरी तरीके से फूटा। अब उनमें गुस्सा तो था, अब उसे निकालना किस तरीके से था, इसका फेस जो है 1915 में बनकर आए गांधी जी, मोहनदास करमचंद गांधी। आप सभी ने पर्सनालिटी का नाम बहुत अच्छे से सुना होगा। 1915 में गांधी जी 9 जनवरी 1915 गांधी जी साउथ अफ्रीका से इंडिया लौटे। इंडिया लौटने के बाद जब उन्हें इंडियंस की कंडीशन को देखा तो लिटरली वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा कि ब्रिटिशर्स ने कैसी हालत कर दी है इंडियंस की। जो इंडिया कभी सोने की चिड़िया कहलाता था, आज वो इंडिया ऐसा था कि उसके पास खाने के लिए भी कुछ नहीं था। तो ऐसी हालत ब्रिटिशर्स ने इंडिया की कर दी थी। तो गांधी जी चाहते थे कि इस सब चीज़ों से लोगों को बाहर निकाला जाए। लेकिन हम सभी को पता है कि गांधी जी का एक्शन मूवमेंट क्या होता है। गांधी जी हमेशा से नॉन वायलेंस में बिलीव करते थे, लेकिन गांधी जी के अलावा और भी बहुत सारे हमारे लीडर्स थे जो डिफरेंट पैटर्न्स में बिलीव करते थे इंडिया को इंडिपेंडेंस दिलाने के लिए। लेकिन गांधी जी जो है वो हमेशा से नॉन वायलेंस में बिलीव करते थे। सो गांधी जी का सबसे इम्पॉर्टेंट जो आइडिया था वो था गांधी जी का सत्याग्रह आइडिया। गांधी जी सत्याग्रह में नॉन वायलेंस में बिलीव करते थे। अब सत्याग्रह वर्ड का आखिर मतलब होता क्या है? गांधी जी इंडिया में इस आइडिया को यूज़ करने से पहले साउथ अफ्रीका में रेसिज्म गवर्नमेंट जो थी उसके खिलाफ इसे यूज़ कर चुके थे और सक्सेसफुल भी हुए थे, और वो यही सेम चीज़ इंडिया में भी यूज़ करना चाहते थे। बट ये सत्याग्रह आखिर है क्या? सत्याग्रह का ये जो आइडिया है वो सिर्फ और सिर्फ ट्रुथ पावर को एम्फेसाइज करता है, सच्चाई की ताकत, सत्य के आधार पर किया गया आग्रह। इस वर्ड को आप डिवाइड करेंगे तो आपको पता चलेगा इसका मतलब है सत्य के आधार पर किया गया आग्रह। गांधी जी का एक बहुत ही सिंपल सा फंडा था, और वो फंडा ये था कि अगर आप इनजस्टिस के खिलाफ लड़ रहे हैं, आप अन्याय के खिलाफ, आप सच के लिए लड़ रहे हैं, तो आपको किसी भी तरीके की फिजिकल फोर्स, किसी भी तरीके की मनी, इस सब की ज़रूरत नहीं है। आपके पास सच है, आपके पास अगर अन्याय से लड़ने की शक्ति है, तो आपका विल पावर ही आपको आगे बढ़ने के लिए काफ़ी है। इसके अलावा आपको किसी भी तरीके की पावर, फिजिकल पावर की ज़रूरत आपको नहीं है। केवल आपकी विल पावर ही आपके लिए, आपको जीत दिलाने के लिए बहुत है। और गांधी जी का यही आइडिया गांधी जी ने अपने साथ रखा, और आगे तक उन्होंने बहुत सारे मूवमेंट किए। शायद आप लोगों को पता होगा गांधी जी ने इंडिया आने के बाद सबसे पहला मूवमेंट कौन सा किया था। गांधी जी ने जो पहले 3 सत्याग्रह किए थे, जो कि लोकल लेवल पे थे, नेशनल लेवल पे नहीं थे, जो वहाँ के ही लोगों के लिए किए गए थे, उसमें सबसे पहला जो था चंपारण सत्याग्रह।
बिहार का एक छोटा सा जिला चंपारण, वहाँ पर गांधी जी ने अपना सबसे पहला सत्याग्रह किया। इसके बाद खेड़ा सत्याग्रह, और तीसरा जो था वो था अहमदाबाद का मिल सत्याग्रह। अहमदाबाद कपड़ा मिल में जो सत्याग्रह किया गया था वो था गांधी जी का तीसरा सत्याग्रह। आपका ये जो 3 सत्याग्रह हैं, आपके इस चैप्टर में इनके नाम हैं, इनके बारे में कोई फुल डिटेल नहीं है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं इन सत्याग्रह के बारे में आपको फुल डिटेल दूं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं आपको इन तीनों सत्याग्रह के बारे में कंप्लीट डिटेल, क्या ये सत्याग्रह थे और गांधी जी ने किस तरीके से किसानों की मदद की थी, वो सारी चीज़ें मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। इस चैप्टर में गांधी जी के सत्याग्रह आइडिया से गांधी जी ने और क्या क्या चीज़ें की, कौन कौन से इंपॉर्टेंट मूवमेंट किए, जिसमें नॉन कॉपरेशन मूवमेंट यानी कि असहयोग आंदोलन और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये 2 मूवमेंट को मेनली कवर किया गया है। आगे आने वाले वीडियोज़ में हम इनको ज़रूर कवर करेंगे। सो फ्रेंड्स, ऐसे ही बहुत सारी वीडियोस देखने के लिए और आप चाहें तो मुझसे लाइव पढ़ सकते हैं बिल्कुल फ्री अनअकैडमी पर। अनअकैडमी मेरी प्रोफाइल का लिंक आपको नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां जाइए, उस लिंक पर क्लिक कीजिए और मुझे फॉलो कीजिए। आपको मेरी सारी क्लासेस के जो नोटिफिकेशंस हैं मुझे फॉलो करने के बाद आप लोग को मिल जाएंगे और वहां पर आपको मेरे रिकॉर्डेड सेशंस भी मिल जाएंगे। सो डोंट फॉरगेट टू जॉइन मी ऑन अनअकैडमी क्लास 9th प्लस क्लास 10th स्टूडेंट्स बोथ। मैं क्लास 9th के लिए भी अवेलेबल हूँ एंड क्लास 10th के लिए भी, और दोनों ही क्लासेस के लिए मैं बिल्कुल फ्री अवेलेबल हूँ। तो आप लोग मुझे फॉलो कीजिए अनअकैडमी पर जाकर, और इस तरीके के डिटेल लेक्चर्स जिसमें हम बहुत सारे क्वेश्चंस भी डिस्कस करते हैं, आप लोग के लाइव डाउट्स भी हम क्लियर करते हैं, तो आप मुझसे वहाँ पर आकर मिल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स के साथ और कुछ मज़ेदार इन्फॉर्मेशन के साथ। रेस्ट फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।